हाय एवरीवन। कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट करके पूछा था कि वर्षा ऋतु में क्या दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए, क्या आयुर्वेद के क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में क्लियर करती हूँ। पिछले 2 वीडियो में हमने अश्वगंधा और शतावरी के बारे में पढ़ा, लेकिन अब मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में अगर लगातार बताऊँगी तो आपको भी बोरिंग हो जाएगा कि एक ही चीज़ लगातार चल रही है। तो हम थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। वर्षा ऋतु का सीज़न चल रहा है, वर्षा ऋतु के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कुछ चीज़ें देखिए कॉमन है, हमारा जो मॉडर्न साइंस वाले लोग बोलते हैं, और आपने मेरे अलावा बहुत सारे दूसरे जो यूट्यूबर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उनके चैनल में जान लिया होगा कि हमें वर्षा ऋतु में हाइजीन का ध्यान रखना है। बाहर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो गंदगी फैलती है, इसलिए आप लोगों को साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। खाना पीना खाते समय पानी को उबाल कर पीजिए, बाहर की चीज़ें मत खाइए, घर का खाना खाइए, वगैरह वगैरह। ये सब आप लोग को ऑलरेडी पता है, तो उस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि मैं उन बातों का विरोध नहीं कर रही। वो सारी बातें, हाइजीन का ध्यान रखना, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, घर का खाना खाना, हेल्दी खाना, वो सब ज़रूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए ही मैं आगे के आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, चलिए टॉपिक के ऊपर आगे आते हैं। वर्षा ऋतु को आयुर्वेद में जो काल का वर्णन है, काल का मतलब जो हमारा पूरा 12 महीने का जो समय है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक समय पर होता है आदान काल और दूसरे टाइप पर होता है विसर्ग काल। ठीक है, आदान काल का मतलब ये है कि जब हमारे शरीर में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और केवल हमारे शरीर में नहीं, संपूर्ण प्रकृति में, आसपास जो कुछ भी प्रकृति है, इस प्रकृति की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसे कहते हैं आदान काल। और दूसरा होता है विसर्ग काल। विसर्ग काल का मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत कम रहती है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है। अगर मैं आपको समझाऊं, ये एक पेंडुलम आप मान के चलें ऐसा, ठीक है। तो अगर इस समय पर है आदान काल और इधर है विसर्ग काल। आदान काल का मतलब है स्टार्टिंग का पॉइंट। जब वैसे आयुर्वेद में से हेमंत ऋतु से चालू किया गया है, हेमंत और शिशिर ऋतु यानी ठंडियों से, लेकिन उसे छोड़ के हम जनवरी फरवरी से ही समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये है जनवरी का समय यानी कि ठंडियों का समय। इस समय पर हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी में और हमारी प्रकृति में। उसके बाद एनर्जी कम होती है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून पर आकर आदान काल ख़त्म हो जाता है, यानी कि हमारी एनर्जी बहुत थी, 100 के ऊपर बात करें तो 100 से 90 80 70 ऐसे होते होते लोएस्ट 60 के लेवल पर आ जाती है जून के महीने में। और उसके बाद चालू होता है वर्षा काल। वर्षा काल में हमारी बॉडी की एनर्जी सबसे ज़्यादा लोएस्ट होती है। यहाँ पर जून का महीना, उसके बाद वर्षा का समय। तो जुलाई का जो महीना है, जो वर्षा का टाइम है, इसमें हमारी बॉडी की एनर्जी सबसे कम होती है, वापस पहुँच जाती है ऑलमोस्ट 0 के लेवल पर। वैसे 100 से अगर हम चालू करेंगे यहाँ पर माइनस में, तो 100 से होते होते 60 आई, -50 पर आ जाएगी, और -50 से फिर वापस धीरे धीरे बढ़ना चालू करेगी, प्लस में होगी और फिर 100 के लेवल पर आ जाएगी। यानी अगर हमारे ऋतुओं का ऐसा पेंडुलम बनता है इस तरीके से, तो लोएस्ट फॉर्म में जब हमारे प्रकृति की एनर्जी होती है वो होता है वर्षा काल। वर्षा ऋतु में हमारा शरीर और हमारी चारों तरफ की प्रकृति अपने लोएस्ट लेवल पर होती है, यहाँ पर इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करूँ आपके साथ, ये ध्यान रखिएगा, आगे जो बताऊँगी ये सारी चीज़ें समराइज़ करते हुए हैं। पहली बात तो हमारी बॉडी की एनर्जी सबसे कम है, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में है। दूसरी बात, इस समय पर जो प्रकृति है इसका जो विपाक है वो अम्ल विपाक होता है। जब अश्वगंधा शतावरी मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था ना कि औषधियों का विपाक होता है। मधुर विपाक की औषधि होती है, यानी कि हमारे शरीर के ऊपर मधुरता डालती है। कटु विपाक की औषधि होती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर थोड़ी सी गर्मी पैदा करने वाली औषधि होती है। वैसे ही अम्ल विपाक होता है वर्षा ऋतु में। अम्ल विपाक का मतलब क्या है, इस समय पर हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा अम्लीय होता है। इस समय पर, वर्षा ऋतु के समय पर, हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से, विकृत रूप से नहीं, स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा अम्लीयता वाला होता है। अम्लीयता का मतलब क्या है, अगर आप एक आम को रख दो कहीं पर खुले में, तो कुछ समय के बाद वो क्या होता है, वो सड़ जाता है। पहले पकेगा, पकने के बाद वो ज़्यादा पक जाएगा, पिलपिला हो जाएगा, वो सड़ जाएगा। उसमें क्या एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, खट्टी खट्टी स्मेल आएगी, मतलब वो चीज़ें सड़ गई। खाना जब आप रख देते हो 2 3 4 5 घंटे या 1 आध दिन के लिए उसको छोड़ देते हो, वो ख़राब हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो अम्लीय हो जाता है। उसमें वायु के बुलबुले निकलने लगेंगे, रिएक्शन चालू हो जाते हैं, उसका जो टेस्ट है वो खट्टा हो जाता है ना।
चीज़ें जब सड़ती हैं तो स्टार्टिंग में वो खट्टी हो जाती हैं, कड़वी और खट्टेपन का एक टेस्ट हो जाता है, विदग्ध टेस्ट बोला जाता है इसको आयुर्वेद में। आप लोग समझ सकते हैं, एक हेल्दी खट्टापन अलग चीज़ होती है और चीज़ें जब सड़ जाती हैं तो उनकी खटास कुछ अलग टाइप की होती है ना। मैं उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर आई एम 100% श्योर आप सब भारतीय हैं। ख़राब खाना तो डेफिनेटली कभी ना कभी किचन में आपने स्मेल किया होगा या टच किया होगा, तो आपको पता है जब चीज़ें सड़ जाती हैं तो उस समय पर उनका टेस्ट थोड़ा सा अजीब टाइप का हो जाता है, थोड़ा अजीब खट्टेपन का, कसेला टाइप का टेस्ट होता है। इस समय पर अम्लीयता के कारण हमारे शरीर में और प्रकृति में चीज़ों के सड़ने की प्रवृत्ति थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस समय पर अगर आप अपने शरीर की केयर नहीं करोगे तो वो जल्दी बीमारियों को पकड़ता है। स्वाभाविक रूप से अम्लीय है, अम्लीय होने के कारण यदि आप इसकी केयर नहीं करोगे तो स्वाभाविक रूप से बीमारियों को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए ज़्यादा प्रोन होता है, क्योंकि एक तो शरीर भी अम्लीय है, बाहर भी अम्लीय है, जो खाना खा रहे हैं वो भी अम्लीयता से भरा हुआ है। इस समय पर जो प्रकृति है, जो हवा है, जो पानी है, जो हमें प्रकृति दे रही है, वो भी स्वाभाविक रूप से हल्का सा अम्लीय होता है। ठीक है। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है कि वर्षा ऋतु के समय पर हमारे शरीर में वात का प्रकोप काल होता है। वायु के 3 अवस्था होती हैं, जो वात पित्त कफ है, इनकी 3 संचय, प्रकोप, शमन, 3 अवस्थाएं होती हैं। वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप काल होता है, यानी कि वात हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से, हर व्यक्ति के शरीर में इस समय पर वात बढ़ी हुई रहती है, प्रकोपित अवस्था में होती है। उसकी जो बीमारियां हैं, जो वात के कारण होने वाली बीमारियां हैं, वो और ज़्यादा इस समय पर होती हैं, कंपैरिजन में बढ़ जाते हैं वात। और दूसरी बात, इस समय पर, वर्षा ऋतु के समय पर पित्त का संचय काल होता है, यानी कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ रहा होता है धीरे धीरे। वात बढ़ी हुई रहती है, पित्त धीरे 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 करके बढ़ रहा होता है। इस समय पर वो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा पित्त बढ़ता जाता है। वात का प्रकोप काल है और पित्त का संचय काल है। अब ये सारी बातें आपने जो ध्यान रखी, जो सुनी, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या हो रहा है समराइज़ कर देती हूँ। पहली चीज़ तो स्वाभाविक रूप से हमारी बॉडी की एनर्जी और प्रकृति की एनर्जी लोएस्ट फॉर्म पे है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि इस समय पर हमारा जो शरीर है और जो प्रकृति है वो अम्ल विपाक की हो रखी है, यानी कि शरीर के अंदर अम्लीयता बढ़ी हुई है और अम्लीयता बढ़ने के कारण चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं। खाना पीना भी जल्दी ख़राब हो जाएगा, आपका शरीर भी जल्दी ख़राब होता है, जल्दी बीमारियों को पकड़ता है। वात का प्रकोप काल है, जिनके भी शरीर में वात पहले से बढ़ी हुई है उनके लिए ये स्थिति, ये समय और ज़्यादा कष्टपूर्वक होगा। पित्त का संचय काल है, यानी कि पित्त धीरे 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 बढ़ रहा है अभी आपके शरीर में। ये चारों पॉइंट को यदि हम समझने की कोशिश करें, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको टाइफाइड होता है, टाइफाइड एक नॉर्मल सा इन्फेक्शन है, टाइफाइड का बुखार यदि आपको होता है, यदि जनवरी के महीने में आपको टाइफाइड हुआ और आपने विडाल टेस्ट कराया और विडाल टेस्ट आपका जो 360 480 पॉजिटिव आना चाहिए वो पॉजिटिव आ रहा है आपका, यानी कि आपको हाई लेवल का विडाल टेस्ट पॉजिटिव है और आपको टाइफाइड हो रखा है। यही विडाल का टेस्ट यदि आप वर्षा ऋतु में करवा रहे हैं और वर्षा ऋतु में भी सेम कंडीशन है, रिपोर्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन शीत ऋतु में यानी कि ठंडियों के समय पर आपको जो टाइफाइड के लक्षण आने चाहिए थे वो कम आएंगे, आपको कंपैरिजन में कम तकलीफ होगी। रिपोर्ट सेम है, जो रिपोर्ट निकल कर आई है कंप्यूटर से, जो आपके टेस्ट करवाया है वो सेम है, लेकिन वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में उसको सहन करने की क्षमता आपके शरीर में ज़्यादा है। वही वर्षा ऋतु में अगर आपका विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी, आपको आपकी हर परेशानियां बढ़ जाएंगी। बुखार आपको ज़्यादा बढ़ेगा, तबीयत आपकी ज़्यादा ख़राब रहेगी, सिर दर्द आपको ज़्यादा होगा, हाथ पैरों में जो दर्द होता है वो भी ज़्यादा होगा, उल्टी जैसा मन ज़्यादा करेगा, चक्कर कंपैरिजन में ज़्यादा आएंगे। यानी कि वर्षा ऋतु में आपकी बॉडी किसी भी बीमारी से झेलने की जो क्षमता है वो सबसे कम फॉर्म में रखती है। ठीक है। इसके बाद अगर आपको ठंडियों में खुजली हो जाए, अगर कोई दांत खाज, खुजली, फोड़े, फुंसी इत्यादि हो जाएं आपके शरीर में, ठंडियों में 1 या 2 दिन की दवाई लेने पर ठीक हो जाएंगे। वर्षा ऋतु में यदि आपको फोड़े फुंसी हुए और आपने दवाइयाँ नहीं ली तो 1 दिन के अंदर ही वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। आप उसको बोल सकते हैं, मॉडर्न साइंस में बोलते हैं ना, ये फंगल इन्फेक्शन है, जल्दी बढ़ता है इस मौसम में। वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि इस समय पर अम्ल विपाक हो रखा है आपके शरीर का और आपकी प्रकृति का। अब इसको मेंटेन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली, मेंटेन कैसे करना है। पहली चीज़ तो जितनी आपको अम्ल विपाक है शरीर का, इसलिए आपको खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है। वर्षा ऋतु में खट्टा भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा खटाई वाली चीज़ें खाएंगे तो ऑलरेडी पित्त बढ़ रहा है, वात ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो आपको वात पित्त के रोग ज़्यादा हो जाएंगे। अब खट्टे में आप क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे वो मैं नहीं बताऊँगी, वो आपका काम है, आप समझिए इस चीज़ को।
ठीक है। ज़्यादा खट्टा खाना आपको नहीं खाना चाहिए। वर्षा ऋतु में ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा व्यायाम वर्षा ऋतु में नहीं करना चाहिए। अगर आपको घंटों जिम करने की आदत है तो इस मौसम पे अगर आप बहुत ज़्यादा जिम की एक्सरसाइज करोगे, घर पर भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, तो आपको बीमारियाँ ज़्यादा होंगी, क्योंकि इस समय पर आपकी बॉडी इतनी एक्सरसाइज झेलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ये और बात है कि आप ऑलरेडी एक्सरसाइज करते हो, है ना, यहाँ पे ध्यान रखिए। अगर आप हमेशा से साल के 12 महीने एक्सरसाइज करते हो तो जो एक्सरसाइज कर रहे थे उस लेवल के कर सकते हो। एक्स्ट्रा एक्सर्शन इस मौसम पे नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा सोचती हूँ कि इस मौसम पे हमारी जो हिंदू धर्म की या पुराने भारतीय संस्कृति की जो पुरानी संस्कृति है उसमें हमेशा वर्षा ऋतु में सारे पूजा पाठ के कार्यक्रम, शादी ब्याह वगैरह बंद कर दिए जाते थे। इन मौसम पे शादियाँ नहीं होती हैं। इसका ज्योतिष के हिसाब से जो भी रीज़न हो मुझे नहीं पता, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से मुझे ऐसे ही लगता है कि शायद उस समय पर लोगों को पता था कि इस समय पर अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन के काम करोगे, बहुत ज़्यादा थकावट के काम करोगे, जैसे अनुष्ठान होते हैं उसमें बहुत समय लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, आने जाने वाले लोगों को भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जो ऑर्गेनाइज़ कर पाता है उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो कई बार हमारे यहाँ के जो नियम बनाए जाते हैं ना, वो बहुत कुछ प्रकृति और शरीर को देखते हुए बनाए जाते हैं। ठंड के मौसम में करो शादी ब्याह, उस समय पर हमारी बॉडी का एनर्जी बहुत ऊपर होती है, बढ़िया शादी करो और आराम से एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही वर्षा ऋतु में आपने शादी ब्याह करी, मतलब अगर आपने 3-4 दिन एक्सर्शन कर लिया, थकावट वाले काम कर लिए, तो आप बीमार पड़ जाओगे। जो लोग आपके घर पे गेस्ट आएंगे ना, वो भी थकावट की वजह से बीमार पड़ जाएंगे। तो मे भी शायद पुराने समय के लोगों को ये सारी चीज़ों को कलेक्टिवली पता होता था, उसी हिसाब से नियम बनाए जाते थे। तो वर्षा ऋतु में आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, खाने में अम्लीय चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, वात का प्रकोप करने वाले आहार विहार का सेवन नहीं करना है, वात का शमन करने वाली चीज़ों का प्रयोग करना है। इस समय पर तेल का प्रयोग करना चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि लोग पकौड़े क्यों खाते हैं इस मौसम पे, या हमारे पुराने समय में क्यों कहते थे कि बेसन के पकौड़े सेक के खाओ, क्योंकि इस समय पर तेल की चीज़ें खाना फ़ायदेमंद होता है। अब ये नहीं करना है कि तेल के नाम पे आप मसाला डाल के उसका कुछ और बना दें, कुछ नई डिश बना दें। नॉर्मली खाने में अगर आप तेल का एक्स्ट्रा प्रयोग करोगे या फिर अपनी लाइफ स्टाइल के साथ में 1 चम्मच 5 ml 10 ml की मात्रा में तिली का तेल या फिर जो भी मेडिकेटेड ऑयल होते हैं उनका प्रयोग करोगे, तो जो वात है वो सामान्य अवस्था में रहेगी, अम्ल विपाक है वो भी थोड़ा सा कम रहेगा, दबा हुआ रहेगा। इस समय पर क्षारीय चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, आपको एक कोक, पेप्सी और ये सारी जो ड्रिंक्स आती हैं ना, जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं, सोडा बेस होती हैं जो ड्रिंक, अगर आपको ये पीने की आदत है तो ये मौसम आपके लिए कंपैरिजन में ठीक ठाक है, क्योंकि इस समय पर आपकी बॉडी के अंदर अम्लीयता है। यदि आप क्षारीय चीज़ों का प्रयोग करोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, तो उससे आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपको जूस पीने की आदत है, यदि आपको पर डे सुबह एक्सरसाइज करने के बाद नींबू पानी पीने की आदत है, तो इस मौसम में थोड़ा छोड़िए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने खाने पीने की चीज़ों को एडजस्ट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लास्ट में ध्यान रखिए, आपकी एनर्जी बहुत डाउन है और प्रकृति की भी एनर्जी डाउन है। खाना कम खाइए, लेकिन हेल्दी खाना खाइए। अगर आप इस समय पर व्रत, पूजा पाठ इत्यादि करेंगे और सोचेंगे कि हमें खाना कम खाना है, दिन में केवल एक बार खाना खाना है, एक टाइम पर हम कुछ हल्का सा फ्रूट्स ले लेंगे, हल्के फ्रूट्स ले लेंगे, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हाँ, फ्रूट्स भी इस मौसम पे जल्दी सड़ जाते हैं, तो मीठे फल लेने की कोशिश करें। ज़्यादा खट्टे फल नहीं खाएं, ज़्यादा पके हुए फल नहीं खाएं। जो ज़्यादा पक जाते हैं, जिनके अंदर खटास थोड़ी सी आने लगती है, उन फलों को नहीं खाना चाहिए। सलाद का सेवन भी, खट्टे जो सलाद होते हैं जो जल्दी सड़ जाते हैं, अगर आप टमाटर लेके आएंगे इस मौसम में तो 2 या 3 दिन के अंदर ही उनके अंदर एक पिलपिलापन और खटासपन आ जाती है, तो वो आपको नुकसान करेंगे। ताज़े फल खाइए, जो खट्टे नहीं होते, जो क्षारीय होते हैं, उनको खाइए। इस मौसम पर आपको ककड़ी खाना और ककड़ी और साथ में क्या बोलते हैं उसको, खीरा, ये खाना फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। थोड़ा बहुत चुकंदर वगैरह का भी सेवन आप कर सकते हैं। मूली, गाजर थोड़ी बहुत सेवन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। मूली तो वैसे इस मौसम पे आती भी नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत सेवन कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा उसमें खटास नहीं होती है। लेकिन खट्टी चीज़ें उनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। वात और पित्त को ध्यान में रखते हुए काम करिए। अपनी जठराग्नि के बारे में सोचते हो, क्योंकि इस समय आपकी जठराग्नि सबसे लोएस्ट फॉर्म में है। आप इसको कुछ भी दोगे, उसको ये सड़ाने की कैपेसिटी रखती है। आप सोचोगे हम तो शरीर के अच्छे के लिए खा रहे थे और शरीर आपका ख़राब हो गया। तो वात पित्त का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए खाएँ। कफ का इस मौसम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लोगों को लगता है कि सर्दी जुकाम खांसी बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कफ के कारण नहीं होते हैं, वो आम के कारण होते हैं। क्योंकि इस मौसम पर अग्नि दूषित है, तो आप कुछ भी खाते हो वो सड़ जाता है, और
उस सड़ने की वजह से आपको सर्दी जुकाम खांसी होता है। जो सामान्य कफज रोग होते हैं वो स्वाभाविक रूप से इस समय पर नहीं होते हैं। जो भी आपको दोष दिखाई दे रहे हैं अपने आसपास, सर्दी जुकाम खांसी वाले पेशेंट दिखाई दे रहे हैं, उसमें 90% चांसेस है कि उसमें कफ नहीं बढ़ा हुआ है, उसमें वात और पित्त दूषित हो रखा है, उसमें जठराग्नि दूषित हो रखी है। कफ के लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है। अगर आप कफज प्रकृति के लोग हैं ना, तो वर्षा ऋतु आपके लिए कंपैरिजन में अच्छी होती है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए, इस पूरे वीडियो में आप लोगों ने जो भी समझा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो भी आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए, जो भी आपको समझ में आया, उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और कौन से हेल्थ टॉपिक के ऊपर आप आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं वो भी कमेंट करके लिखिए, आप लोगों की जिम्मेदारी है। उसके अलावा भी कोई सवाल है तो कर सकते हो। कुछ समझ में नहीं आए कि क्या लिखना है तो सिंपल जय आयुर्वेद लिख के छोड़ दीजिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।